डियर स्टूडेंट्स, केकेसीपीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पाइथन प्रोग्रामिंग का डिस्कशन चल रहा था और आज पाइथन प्रोग्रामिंग की हम थर्ड क्लास डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी आप में से एक स्टूडेंट ये डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। शिखर, यही क्वेश्चन है ना आपका? सर, पार्शियली एंट्री ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? हाँ, ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही तो बोल रहे हो। यस सर, ट्रू ऑब्जेक्ट। हाँ, वेरी गुड। हाँ, शिखर ये डिस्कस कर रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, तो जैसे कि अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करता हूं, तो जैसे कि सी प्लस प्लस है, जैसे ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, ये आपकी कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम यहां पर मैं लिख रहा हूं। ये जावा है, ये आपकी सी शार्प जिसको हम सी हैश बोल रहे हैं। यहां पर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम लिखे हैं। यहां पर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम लिखे हैं। यहां पर मैं सी प्लस प्लस को जो है वो पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता हूं। पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जबकि ये जो दोनों लैंग्वेज है सी शार्प और जावा, एग्जांपल के तौर पर इनको मैं ट्रू या फिर मैं इसको कह सकता हूं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इसको मैं क्या कह सकता हूं, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहता हूं। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपने अगर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाया तो उसमें देखा था कि आपने जब क्लास और ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक डिस्कस नहीं किया था, तब तक आप जो सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम बना रहे थे वो विदाउट क्लास और ऑब्जेक्ट के बना रहे थे। दूसरी बात ये हो गई कि सी प्लस प्लस के अंदर जो मेन मेथड होता है, अगर आप क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाते हो, क्लास क्रिएट करते हो सी प्लस प्लस में, तो आप इस तरीके से मान लो क्लास क्रिएट करते हो कि जैसे ये मान लो क्लास बना लिया आपने, है ना, यहां पर ये इस तरीके से आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आप जो मेन मेथड लेते हो, जैसे यहां पर मेन मेथड, वो मेन मेथड आप कहां पर लेते हो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहां पर बनाते हो, आप मेन मेथड के अंदर बनाते हो। और ये जो मेन मेथड है वो कहां पर लिया जाता है, क्लास के बाहर लिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर आप मेन मेथड जो है वो हमेशा क्लास के बाहर लेते हो। इसका मतलब सी प्लस प्लस जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें सब कुछ क्लास के अंदर नहीं है, कुछ पोर्शन क्लास के बाहर भी है, जैसे कि मेन मेथड है। एंड मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आपका जो प्रोग्राम है वो कहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, मेन मेथड से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो सी प्लस प्लस में मेन मेथड क्लास के बाहर होता है। इसका मतलब ये हो गया, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर एवरीथिंग, सब कुछ किसके अंदर हो, क्लास के अंदर ही डिफाइन हो, उसे हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सी प्लस प्लस में आप देख पा रहे हो कि मेन मेथड क्लास के बाहर है, इसका मतलब सब कुछ क्लास के अंदर नहीं है। लेकिन इसमें क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, लेकिन इसे प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें मेन मेथड क्लास के बाहर लिया जाता है। ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आप जावा में प्रोग्राम बनाते हो तो मेन मेथड भी लेते हो, तो वो भी किसके अंदर होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये भी लेते हो तो ये किसके अंदर लेते हो, आप क्लास के अंदर लेते हो। इसका मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
या ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर सब कुछ किसके अंदर लिया जाए, क्लास के अंदर लिया जाए, उसे ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिफरेंस समझ में आया? यस सर। फिर क्लियर है? शिखर डिफरेंस क्लियर है? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया शिखर का, हैं? नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो, शिखर ने डिस्कनेक्ट हो गया सर, है नहीं वो। अभी तो नहीं, क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि डिफरेंस क्या है? यस सर। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, शिखर कनेक्ट हो गया। शिखर क्लियर है ना? यस सर क्लियर है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ, तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, उससे आगे बढ़ेंगे अपने। कहां पर थे? हाँ, हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन कर रहे थे अपने। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि भी आपने जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखे हैं। एक तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, जिसको हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक आपने y इज इक्वल टू -1 आयोटा ले रखे हैं। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? पहले तो x प्लस वाई कर रहे हैं तो ये ऐड हो जाएगा। x मल्टीप्लाई वाई जब कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई वाई का मतलब है x का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? y से कर रहे हैं। तो x का मल्टीप्लाई तो x यहां पर ये है 3 प्लस 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं? y के साथ। y अपना क्या है? -1 आयोटा। तो देखो, सबसे पहले देखो -1 आयोटा का मल्टीप्लाई किससे होगा? 3 से होगा। एक तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखो यहां से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई -1 आयोटा से होगा, 3 मल्टीप्लाई -1 आयोटा। उसके बाद में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल आ गया। उसके बाद में 2 आयोटा का मल्टीप्लाई -1 आयोटा से होगा, 2 आयोटा का मल्टीप्लाई -1 आयोटा से होगा। तो आप देखो, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3 आयोटा। ठीक है। और आपको पता है 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या आएगा? -2। अब पीछे क्या है? प्लस है, तो प्लस को क्या कर देगा? ये माइनस, तो -2 आ गया। अब एक और है, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, और जब आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? आयोटा की स्क्वायर आएगा, और आयोटा की स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होता है? आयोटा की स्क्वायर क्या होता है? -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। तो अब आप देख रहे हो आपका आंसर आया -3 आयोटा। अब ये -2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या आएगा? 2 आएगा। तो आउटपुट आपका आएगा, पहले प्लस आ जाएगा 2, है ना? प्लस का 2 है, माइनस का 3 आयोटा, तो इसीलिए आपका आउटपुट कह रहा है 2 - 3 आयोटा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर द एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। We can apply addition, subtraction, multiplication operations on complex number. These all are about the complex number.
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूँ। हाँ, अब आप देखिए ये चीज स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स में आप यहां पर देख पा रहे हो कि वी कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स एंड 3 डबल कोट्स फॉर ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये यहां पर क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल कोट का यूज करते हैं पाइथन में, आपने यूज करके देखा। डबल कोट का भी यूज करते हैं पाइथन में। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइनों में देना होता है तो आप ट्रिपल कोट का भी यूज कर सकते हो। आप क्या यूज कर सकते हो? ट्रिपल कोट का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहां पर किया गया। देखो सबसे पहले इसने सिंगल कोट का यूज किया, आई एम स्ट्रिंग, तो आपकी क्या प्रिंट हो जाएगी? आई एम स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे आपने यहां पर सिंगल कोट लिया, सिंगल कोट में लिखा आई एम स्ट्रिंग, प्रिंट हो गया आई एम स्ट्रिंग। अब मैंने डबल कोट में लिया आई एम स्ट्रिंग, प्रिंट हो गया आई एम स्ट्रिंग। अब मैंने ट्रिपल कोट लिया आई एम स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी देखो बंद नहीं किया है ट्रिपल कोट को। क्या नहीं किया? बंद नहीं किया, तो ये वेटिंग कर्सर आ गया। मैंने फिर लिख दिया आई एम अगेन स्ट्रिंग, फिर मैंने एंटर कर दिया। फिर मैंने अभी ट्रिपल कोट को बंद नहीं किया, आई एम वंस मोर स्ट्रिंग। इस बार मैंने ट्रिपल कोट लगा दिया, एंटर। तो आप देखो कि जब मैंने एंटर लगाया तो देखो इसमें एंटर भी आया है। क्या है? ओ, मैंने स्ट्रिंग में एस लगाना भूल गया था, कोई बात नहीं। देखो आई एम स्ट्रिंग, फिर मैं जैसे ही आई एम अगेन स्ट्रिंग लिखा तो मैंने एंटर किया, एंटर किया तो देखो इसमें एंटर भी आ गया, स्लैश एन, आई एम अगेन स्ट्रिंग, फिर स्लैश एन, आई एम वंस मोर स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इन पाइथन वी कैन यूज ट्रिपल डबल कोट, वी कैन यूज ट्रिपल डबल कोट टू रिप्रेजेंट लॉन्ग स्ट्रिंग्स। अगर आपको मल्टीपल लाइनों में स्ट्रिंग को देना होता है देन वी कैन यूज ट्रिपल डबल कोट। सिंगल कोट यूज कर सकते हो, डबल कोट अगर आप एक ही लाइन में देते तो, जैसे आपने दिया वेलकम टू केकेसी पीजी कॉलेज सरदार शहर 1 2 3। देन इस बार आपके स्लैश एन नहीं आएगा इसमें। इस बार स्लैश इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस बार जो है आप, इस बार जो आप देख रहे हो कि इसमें आपने एंटर नहीं प्रेस किया है ना। मल्टीपल वर्ड्स की जो स्ट्रिंग है वो एक लाइन में आपने शो कर दी है। तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि आप यहां पर इट इज योर चॉइस कि आप सिंगल कोट यूज करते हो, डबल कोट यूज करते हो, या ट्रिपल डबल कोट यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग। क्लियर है? यस और नो? सर यस सर। अब सर ये स्लैश एन का मतलब क्या हुआ? स्लैश एन है, स्लैश एन रिप्रेजेंट द लाइन ब्रेक स्टेटमेंट। आप नहीं लगाते थे आप, जैसे सी प्लस प्लस में स्लैश एन का, जैसे सी आउट पुट टू ऑपरेटर हेलो वर्ड स्लैश एन कर्सर को क्या पहुंचा रहा था? नेक्स्ट लाइन में पहुंचा रहा था। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें कि जैसे आपने फिर से लिखा, जैसे मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया एफ एस इज इक्वल टू आई एम स्ट्रिंग, ओके, मैं ट्रिपल कोट लेता हूं, ट्रिपल डबल कोट 2 3, ट्रिपल डबल कोट ले लिया, आई एम स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने फिर लिख दिया सेकेंड लाइन स्ट्रिंग, फिर एंटर किया थर्ड लाइन स्ट्रिंग,
और फिर मैंने 1 2 3 ट्रिपल डबल कोट लगा दिया और अब ये हो गया। अब मैंने प्रिंट किया इसको। आप जब प्रिंट करोगे ना, आप अगर प्रिंट करते हो, आपने किसी वेरिएबल के अंदर इस स्ट्रिंग को स्टोर करवाया और फिर आपने प्रिंट करवाया, तो इस बार आपको स्लैश एन नहीं दिखेगा। देखो, एक तो आपने क्या था कि प्रॉम्प्ट के बाद में डायरेक्ट स्ट्रिंग ले ली थी, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया, डायरेक्ट स्ट्रिंग ले ली थी, और जब एंटर किया आपने तो वो स्ट्रिंग जो है वो स्लैश एन लग करके प्रिंट हुई। लेकिन अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को, ऐसे स्ट्रिंग जो आपने मल्टीपल लाइन के अंदर ली है, अगर आप उसको ट्रिपल कोट के अंदर बंद करके आप अगर उसको वेरिएबल में स्टोर करवाते हो और फिर प्रिंट करवाते हो, तो आपको स्लैश एन शो नहीं होगा, और आपकी जो स्ट्रिंग आपने 3 लाइनों में 10 लाइनों में जो दी है वो उसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट हुई दिखाई देगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? यस सर। क्लियर है? सिंगल कोट भी नहीं आएगा प्रिंट। क्या कह रहे हो? मतलब प्रिंट टेस्ट करते हैं सिंगल कोट भी गायब हो जाएगा। हाँ, प्रिंट एस करने से हाँ वो जो सिंगल कोट है वो भी गायब हो जाएगा। इसका मतलब आप प्योर स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो, जो आप, क्योंकि ये सिंगल कोट, डबल कोट और ये थर्ड कोट जो आप लगा रहे हो, ये तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए लगा रहे हो। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को वेरिएबल में स्टोर करवा कर उसको प्रिंट करवाते हो, तो आपके वो कोट भी सिर्फ आपको प्योर स्ट्रिंग प्रिंट होगी। समझ गए? यस सर। ओके। उसके बाद में आपका है सब स्ट्रिंग एंड मेथड्स। अब हो सकता है आपको ये लगे कि सर ये तो कर लिया, नहीं आपने ये नहीं किया, आपने अलग किया, आपने ये नहीं किया, आपने अलग किया है। इसको समझने के लिए हम देखें, बहुत ही सिंपल से हमने एग्जांपल ले रखे हैं यहाँ पर, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप एग्जांपल देखें। जैसे सबसे पहले आपने प्रॉम्प्ट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप देखोगे कि प्रॉम्प्ट के साथ आपका एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है, s इज इक्वल टू, ये आपने एक स्ट्रिंग ले रखी है। ये क्या है? एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। आपने नंबर्स को किस में ले रखा है? सिंगल कोट के अंदर ले रखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूमेरिक स्ट्रिंग कहेंगे। ये आपने एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग ले रखी है और आपने कहा s की 3 पोजीशन, s की 3 पोजीशन प्रिंट हो जाए। तो आपको पता है ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, 3 पोजीशन पर कौन है? 3 है। तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपने यहां पर कहा, ये तो आपने कल देख लिया था कि आपने कहा s की 1 पोजीशन से स्टार्ट हो और कहां तक चले? इस पोजीशन तक। लेकिन ये बाद में दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर जो पोजीशन दी होगी उससे कम पोजीशन तक, 4 - 1, मतलब 3 पोजीशन तक की वैल्यू प्रिंट करनी है अपने को। इसका मतलब s की 1 पोजीशन से स्टार्ट करते हुए 4 दिया हुआ है ना यहाँ, तो 4 - 1 मतलब 3 पोजीशन तक की वैल्यू प्रिंट हो गया। 3 पोजीशन तक का मतलब क्या है? 1 पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो 1 पोजीशन से स्टार्ट करते हुए 3 पोजीशन का मतलब है आपका 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हुआ? 1 2 3 प्रिंट हो गया। 1 पोजीशन से स्टार्ट किया और जो बाद में दिया है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उससे पहले तक की पोजीशन वाले एलिमेंट लिए जाएंगे। इसका मतलब 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन तक के एलिमेंट लेंगे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है आगे, आगे ये दे रखा है s की 2 पोजीशन से, ये देखो बाद में दिया है, कोलन से पहले दिया हुआ, तो इसका मतलब इस पोजीशन को इंक्लूड करेंगे। ये कह रहा है कि कहां से स्टार्ट करना है आपको? 2 पोजीशन से स्टार्ट करना है। और उसके बाद में देखो बाद वाला पोर्शन क्या दे रखा है आपको? खाली दे रखा है। इसका मतलब 2 पोजीशन से स्टार्ट करना है और आपको खाली दे दिया लास्ट वाला पोर्शन, इसका मतलब लास्ट तक जाना है। 2 पोजीशन का मतलब कहां से है? यहां से। 2 पोजीशन का मतलब आपको कहां से स्टार्ट करना है? यहां से करते हुए लास्ट तक जाना है, क्योंकि लास्ट का दे नहीं रखा कि कहां तक जाना है। तो आपका 2 पोजीशन पर 2 दिया हुआ है, तो 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा। अगले एग्जांपल में क्या दे रखा है? इसमें देखो, इसमें s की स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी हुई कि कहां से प्रिंट करना स्टार्ट करना, वो नहीं दिया हुआ। और एंडिंग पोजीशन दे रखी है आपको। एंडिंग पोजीशन क्या दे रखी है?
एंडिंग पोजीशन आपको दे रखी है 4 और आपको पता है कि एंडिंग पोजीशन जब 4 दी हुई है तो इसका मतलब जो एंडिंग पोजीशन दी होती है उससे कम पोजीशन तक चलते हैं। तो कितनी पोजीशन तक चलेंगे? 3 पोजीशन तक। स्टार्टिंग पोजीशन आपको दी हुई नहीं है कि कहां से स्टार्ट करना है, इसका मतलब 0 पोजीशन से स्टार्ट करना होगा। 0 पोजीशन का मतलब 0 पोजीशन से स्टार्ट करते हुए कहां तक चलेंगे? 3 पोजीशन तक चलेंगे। तो ये रही आपकी 0 पोजीशन और 3 पोजीशन तक चलना है यहां तक। तो इसका मतलब 0, 1, 2 और 3 ये इतने एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो आपका आउटपुट आ गया 0, 1, 2, 3 ये। अब उसके बाद में आपको क्या दिया है, यहां पर अगर माइनस में दिया हो, अब मान लो सपोज करो कि आपको ये दिया होता s की -1 पोजीशन प्रिंट हो जाए, s की -1 पोजीशन, तो -1 का मतलब है कि लास्ट वाली पोजीशन। अगर आपको माइनस दिया हो तो क्या चलेंगे? उल्टा चलेंगे। -1 का मतलब है लास्ट वाली पोजीशन। अगर ऐसा दिया होता तो क्या प्रिंट होता? आपका 5 प्रिंट होता। और अगर ऐसा दिया होता s -2, तो अब क्या होगा? लास्ट से एक और आगे खिसकेंगे और क्या प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होगा। अगर ऐसे दिया होता s-3 पोजीशन, s-3 पोजीशन, -1 का मतलब लास्ट वाला, -2 का मतलब सेकंड लास्ट और -3 का मतलब उससे पहले वाला, मतलब क्या प्रिंट होता? आपका 3 प्रिंट होता। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आई आपके? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद में देखो आगे आपका क्या दिया हुआ है? लेंथ फंक्शन दिया हुआ है। आगे आपका क्या दिया हुआ है? लेंथ फंक्शन दिया हुआ है। लेंथ फंक्शन तो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ फंक्शन तो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई लेंथ फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स दिए होते हैं उसकी लेंथ को काउंट करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करता है। तो यहाँ पर सिंपली दिया हुआ है कि लेंथ फंक्शन क्या काम करता है? स्ट्रिंग को एज ए पैरामीटर लेता है एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उनको रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये x गलती से लिखा गया, मान लो सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ s, क्या लिखता हूँ? s, तो आप देखोगे इस s के अंदर कितने कैरेक्टर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने कैरेक्टर है? 6 कैरेक्टर है। तो जब s की लेंथ निकालेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 6 प्रिंट हो जाएगा। एक फंक्शन अपने पास होता है स्ट्रिंग। एक फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। और मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर एवरीथिंग इज एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट। पाइथन के अंदर हर चीज को क्या समझा जाता है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर मैं इंटीजर लेता हूं तो उसको भी क्या समझा जाएगा? ऑब्जेक्ट। और फ्लोट लेता हूं तो उसको भी क्या समझेंगे? ऑब्जेक्ट समझेंगे। तो यहां पर ये कह रहा है कि रिटर्न्स ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर एज ए पैरामीटर जब आप ऑब्जेक्ट लेते हो, जैसे आपने स्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया, str फंक्शन का यूज किया और उसके अंदर आपने एज ए पैरामीटर क्या लिया? ये फ्लोट लिया। तो ये इसको क्या समझ रहा है? एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे 10.3 इस फ्लोट वैल्यू को भी ये क्या समझेगा? ऑब्जेक्ट समझेगा। तो ये कह रहा है कि ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देगा। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट की कौन सी रिप्रेजेंटेशन दी है? फ्लोट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट की कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि पाइथन के अंदर सब कुछ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जब मैंने फ्लोट वैल्यू ली तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? फ्लोट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जब आपने स्ट्रिंग str फंक्शन के अंदर एक फ्लोट ऑब्जेक्ट लिया है तो ये क्या करेगा? इस फ्लोट ऑब्जेक्ट को किस में करेगा? स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो आप जब देखोगे आप 10.3 दोगे तो ये किस फॉर्मेट में दिखाई देगा? आपको सिंगल कोट में दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया str 2.5, तो आप देख पा रहे हो कि ये 2.5 जो आपने ऑब्जेक्ट को फ्लोट रिप्रेजेंटेशन में दिया था ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो गया। ये बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके। यस सर। वॉइस क्लियर है ना आपको? यस सर। यस सर। हाँ। अब आगे देखो अपने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग,
आपके सी के अंदर, जैसे आपको पता है कि सी के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करते हैं। सी के अंदर मान लो कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। सी के अंदर कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया ए और उसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू डाल दी 5। अब इस ए की वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करनी है तो इस तरीके से सी के अंदर प्रिंटफ का यूज करते हैं कि यहां पर तो इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, इस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। अब ये वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर, और इंटीजर की फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है %d। तो यहां पर ये कह रहा है कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो है ना, सिमिलर टू सी के प्रिंटफ फंक्शन की तरह है। ये किसकी तरह काम करेगा, सी के प्रिंटफ फंक्शन की काम करेगा। जिस तरीके से सी के प्रिंटफ फंक्शन में हम इंटीजर के लिए %d का यूज करते हैं, %d का यूज करते हैं, फ्लोट के लिए %f का यूज करते हैं सी के अंदर, और स्ट्रिंग के लिए %s का यूज करते हैं सी के अंदर। तो ये कह रहा है जिस तरीके से आप सी के प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हो और प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप फॉर्मेट स्ट्रिंग इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f और स्ट्रिंग के लिए %s का यूज करते हो, ठीक उसी तरीके से पाइथन के अंदर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे। अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है तो %d, फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवानी है तो %f, स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करवानी है तो %s का यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले इसने फॉर्मेट स्ट्रिंग बताई कैसे। ये कह रहा है कि आपको जो भी वैल्यू प्रिंट करनी है तो पहले % लिखेंगे, उसके बाद जिस एलिमेंट को आपको प्रिंट करवाना है वो एलिमेंट लिखेंगे, और यहां पर इस एलिमेंट की, सपोज करो आपने यहां पर %5 लिखा, एलिमेंट टू इंसर्ट की जगह %5 लिखा। जैसे सपोज करो कि मुझे 5 को प्रिंट करवाना है तो मैंने लिख दिया %5। अब यहां पर डबल कोट में, फॉर्मेट स्ट्रिंग हमेशा किस में लेंगे, डबल कोट में लेंगे। यहां पर मैं इसकी क्या लिख दूंगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग %d। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूं, जैसे सपोज करो मैंने यहां पर लिखा, एक मैसेज लिखा, हेलो %d KKC। सपोज करो मैंने लिखा यहां पर हेलो %d KKC, और फिर ये डबल कोट बंद कर दिया। अब मुझे इस %d की जगह, सपोज एक %d किसके लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए, तो मैंने यहां पर %s लिखा और यहां पर लिख दिया 2031। तो इसका मतलब अब क्या होगा, %d किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2031 से रिप्लेस हो जाएगा। इसकी जगह आउटपुट आएगा हेलो 2031 KKC, हेलो 2031 KKC। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर एक स्ट्रिंग लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया s = हेलो, जैसे मैंने यहां पर लिखा था ये व्यू %d रुपीज, आई गेव यू %d रुपीज। इसको डबल कोट में मैंने ये स्ट्रिंग ले ली, और अब मुझे %d को जिससे भी रिप्लेस करना है मैंने % लिखा और यहां पर लिख दिया 10,000, एंटर। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट s। आप देख रहे हो आपको क्या मिल रहा है, आई गेव यू %d रिप्लेस बाई इंटीजर वैल्यू, %d इज रिप्लेस्ड बाई इंटीजर वैल्यू। जो भी वैल्यू देनी है वो % दे करके
और बाद में देते हैं 10,000, तो आपको मिला आई गेव यू 10,000 रुपीज। इसी तरीके से मान लो सपोज करो कि मुझे फ्लोट वैल्यू में प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर कह दिया मैंने यहाँ पर लिखा s इज इक्वल टू, आप कितनी भी वैल्यू लिख सकते हो, जैसे आई गेव यू, यहाँ पर लिखा जैसे मैंने हेलो परसेंटेजेस, कोमा लगा दी, आई गेव यू, फिर मैंने लिखा परसेंटेज डी रुपीज, फिर कोमा लगा दी, यू रिटर्न मी परसेंटेज एफ रुपीज। अब देखो मैंने इतनी सारी कहानी लिख दी है इसमें। मैंने देखो सबसे पहले परसेंटेज एस लिखा है, परसेंटेज एस किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, परसेंटेज डी किसके लिए, इंटीजर के लिए, और परसेंटेज एफ किसके लिए, फ्लोट के लिए। तो अब देखो मैंने यहां पर इतनी सारी वैल्यू ली है, तो मैं एक काम करता हूं, इस तरीके से लिखता हूं, परसेंटेज लगाऊंगा। अब मल्टीपल वैल्यू है तो मैं इस तरीके से क्या बना लूंगा, एक पैरेंथेसिस बना लूंगा। सबसे पहले क्या, परसेंटेज एस, इसका मतलब मुझे स्ट्रिंग देनी है, तो मैंने यहां पर जैसे सपोज करो यहां पर दे दिया रमेश, ठीक है। सबसे पहले ये परसेंटेज एस है, तो मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, फिर कॉमा लगाई। उसके बाद में इंटीजर वैल्यू परसेंटेज डी है, इसका मतलब मुझे इंटीजर वैल्यू देनी है, मैंने यहां पर लिख दिया 10,000, फिर कॉमा लगाई। फिर उसके बाद में क्या है, परसेंटेज एफ है लास्ट में, परसेंटेज एफ मतलब मुझे फ्लोट वैल्यू देनी है, मैंने यहां पर लिख दिया 250.5, एंटर कर दिया। सिंटेक्स एरर आ रही है, सिंटेक्स एरर क्या आ रही है, परसेंटेज वाली जगह पर आई है क्या सिंटेक्स एरर? ये सर कॉमा लगा रखे है आपने। कहाँ लगा रखा है? सर वो एफ परसेंटेज एफ रुपीज के आगे डबल कोट्स के आगे कॉमा है सर। परसेंटेजेस के परसेंटेज एफ सर लास्ट में ना, जो आप खत्म कर रहे हैं ये डबल कोट्स वाली वैल्यू, हाँ, उसके जस्ट कॉमा है नीचे। कॉमा लगा रखा है ना, कॉमा नहीं लगेगा। वेरी गुड। देखो इसमें अपने ये क्या लगा रखा है, परसेंटेज से जस्ट पहले कॉमा लगा रखा है, कॉमा नहीं, एंटर। ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, एस को प्रिंट करवाना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, हेलो परसेंटेज एस। परसेंटेज एस किससे रिप्लेस हो गया, इस रमेश से रिप्लेस हो गया। परसेंटेज एस हेलो रमेश, आई गेव यू परसेंटेज डी रुपीज, परसेंटेज डी अगला क्या है 10,000, तो 10,000 रुपीज, कोमा गया। फिर यू रिटर्न डी परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ अगला मैंने क्या ले रखा है 250.5, तो ये क्या आ गया, फ्लोट फॉर्मेट में आ गया 250.5000 रुपीज। ये बात क्लियर है या नहीं, यस और नो? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, we can also use format string, it is just like printf function of C language। जैसे कि आप C लैंग्वेज के अंदर printf फंक्शन का यूज करते हो, वैसे ही हम फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं यहां पर पाइथन के अंदर। ये बात क्लियर है? यस सर। सर ये फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला हम जावा में भी यूज करते हैं ना? हैं? ये फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला जैसे परसेंटाइल डी वाला ये यूज जावा में भी होता है ना, आउटपुट के लिए? हाँ होता है, वो बताएंगे, जावा पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है यहाँ पर, जैसे एक आपको मान लो सपोज करो, अभी मुझे इस लेवल पर नहीं बताना चाहिए क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पाइथन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहे हैं। पाइथन से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, बेसिक बातें जो है वो डिस्कशन हो रही है। तो चलो ये बीच में आ गया तो मैं इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं कि मान लो अगर आप वाइल के साथ क्या यूज करते हो, वन का यूज करते हो। वाइल के साथ क्या यूज करते हो, अगर आप वन का यूज करते हो तो क्या होगा, पहले तो ये देखना है। अगर आप वाइल के साथ वन का यूज करते हो तो क्या होगा,
while वन, while लूप को किस तरीके से यूज करते हैं, while कीवर्ड का यूज करेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद में जैसे वन लगा दिया और फिर मैंने लगाया कोलन। जैसे इफ कंडीशन के बाद में कोलन लगता है वैसे ही while के बाद में क्या लगेगा, स्पेस छोड़ेंगे, वन लगाया कोलन और फिर एंटर। अब जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मुझे क्या कर रहा है, कोई स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल रहा है कि इस while लूप के अंदर आप क्या स्टेटमेंट लेना चाहते हो। ठीक है भाई, आपको while लूप के अंदर किस तरीके का स्टेटमेंट लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो इंडेंटेशन का यूज करना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा और यहाँ पर लिख दिया प्रिंट हेलो। इस तरीके से मैंने क्या किया, लिख दिया प्रिंट एंड हेलो, प्रिंट और हेलो, एंटर किया। ये कह रहा और कोई स्टेटमेंट लेना है, नहीं लेना, एंटर। क्या हुआ, ये इनफाइनाइट लूप चल पड़ा आपका। ये आपका कंटिन्यू क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो हेलो प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वन जो है वो एक तरीके से ट्रू कंडीशन की तरह काम कर रहा है। while वन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस लूप ऑलवेज ट्रू, दिस लूप ऑलवेज ट्रू, और उसके अंदर आपने क्या ले रखा है, एक स्टेटमेंट ले रखा है प्रिंट हेलो। इसका मतलब while लूप के अंदर आपने हेलो प्रिंट करवाने वाला स्टेटमेंट ले रखा है, एंड हेलो ऑलवेज प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि while के अंदर जो दी गई कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको रोकोगे तो पॉज दबा दो, पॉज की, ये रुक गया, कंट्रोल पॉज दबाओगे तो आप इससे पूरी स्क्रीन से ही बाहर आ जाओगे। कंट्रोल पॉज दबाते हैं, कंट्रोल पॉज की दबाते ही आप क्या हो जाओगे, इससे बाहर आ जाओगे। तो इसके बारे में तो हमें डिटेल से अलग से डिस्कशन करना है, अभी हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। नेक्स्ट सर आपने while वन के बाद में क्या प्रिंट करवाया था? while वन के बाद में क्या प्रिंट करवाया था, तो बताया था ना मैंने हेलो प्रिंट करवाया था सिर्फ। हाँ हाँ, दोबारा बताऊं, देखो मैंने क्या, नहीं नहीं सर, while वन कोलन एंटर लिखा तो ये कर्सर एकदम while के जस्ट नीचे आ रहा है, थोड़ा सा स्पेस दिया, प्रिंट और फिर हेलो, फिर मैंने एंटर किया, दोबारा एंटर किया। बात समझ गई? यस सर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये इतना मैंने जो बताया ये तो आपके क्लियर हो गया होगा। सबके क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद में अगर हम ऑपरेटर्स का डिस्कशन करें, ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। और अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर हम देखें, नॉर्मली आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पता है, जैसे आपने a इज इक्वल टू 10 ले रखा है और आप a को प्रिंट करवाते हो तो क्या प्रिंट होता है? 10 प्रिंट हो रहा है। अब आपने ले लिया a प्लस इक्वल टू 1, a प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका मतलब पीछे a में क्या था? 10 था, और a प्लस इक्वल टू 1 करने पर a की वैल्यू क्या होगी? 11 होगी। उसके बाद में आपने लिखा a माइनस इक्वल टू 1, a माइनस इक्वल टू 1 का मतलब है a इज इक्वल टू a माइनस 1। तो पीछे a की वैल्यू क्या थी? 11, 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा? वापस 10 हो जाएगा। उसके बाद में आपने ले रखा है b इज इक्वल टू a प्लस 1, b इज इक्वल टू a प्लस 1, तो पीछे a की वैल्यू क्या है? 10 है, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपने कहा a माइनस 1, a माइनस 1 का मतलब a की वैल्यू क्या है? 11 है, a की वैल्यू क्या है? सॉरी, आप ध्यान दो कि a प्लस 1 इक्वल टू 11, 11 किस में गया है? 11 तो b में गया है, मतलब b की वैल्यू क्या हुई है? b की वैल्यू 11 हुई है, a की वैल्यू तो अभी भी क्या है? 10 ही है।
उसके बाद में आपने लिखा c इज इक्वल टू a माइनस वन। a माइनस वन का मतलब है 10 माइनस वन। a की वैल्यू क्या है 10 है, 10 माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। उसके बाद में आपने d इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2, a मल्टीप्लाई 2, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू, अब देखो ये जो 9 है ना 9, ये किसकी वैल्यू है, c इज इक्वल टू 9 है। ये a की वैल्यू तो अभी भी क्या है 10 ही है, तो a मल्टीप्लाई 2 का मतलब 10 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। उसके बाद में d में क्या आ गया आपका 20 वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद में e की बात करें a डिवाइड बाई 2, a डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू तो अभी भी क्या है 10 ही है, तो 10 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। a मॉडुलस डिवीजन 3, तो a की वैल्यू अभी भी क्या है 10 ही है, तो 10 मॉडुलस डिवीजन 3, 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। अब ये देखो a मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, a की वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर क्या आ गई 2, और 10 की पावर 2 क्या होती है 100 होती है। ये बात समझ में आई या नहीं, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे, कल क्योंकि अभी टाइम हो गया है, टाइम अपने पास आज अलर्ट मोड नहीं है, अभी अपने आज अलर्ट मोड नहीं है, क्या बात, ठीक है, तो आज इतना ही डिस्कशन करेंगे, कल हम फिर देखेंगे क्लास को, ठीक है।